हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को आज हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। तो एक घास का खेत है, तो मैं यहाँ पे जो कि समचतुर्भुज के आकार का है, तो ये मान लेते हैं कि एक घास का खेत है, इसमें घास लगी हुई है और ये समचतुर्भुज के आकार का है। तो समचतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि ये एक प्रकार का चतुर्भुज ही है, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं वो समान हैं। एक इस तरीके से जितनी भुजा ये होगी उतनी ही भुजा ये होगी। अगर हम इसे ए बी सी डी नाम दे दें इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा कि जितनी ए बी होगी उतनी ही बी सी होगी और उतनी ही सी डी होगी और डी ए भी उतनी ही होगी। तो समचतुर्भुज यानी कि समान भुजाओं वाला चतुर्भुज, ये समचतुर्भुज है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि इसका जो प्रत्येक शीर्ष पर ये जो कोण है ये 90 नहीं होता है। अगर ये शीर्ष भी 90 हो जाए तो ये एक वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी ये स्क्वायर नहीं है, ये तो केवल एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और साथ में इनके जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि कोई एक विकर्ण इस तरीके से हो और इसमें यदि यहाँ से कोई लंब खींचें या दूसरा विकर्ण खींच दें तो ये आपस में समद्विभाजित हो जाते हैं। ये समचतुर्भुज की विशेषता है। समद्विभाजित होना मतलब ये जो विकर्ण था, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर का था, तो ये 6 में बट जाएगा। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 और इसी पॉइंट के बाद यहाँ पे 6। उसी तरीके से ये जो खुद जो 12 सेंटीमीटर का मान लीजिए ये भी है, तो ये भी 6 में बट जाएगा। तो ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। तो ये एक समचतुर्भुज है और इसके अंदर घास का ये खेत है। तो इसमें मतलब ये है कि इसमें घास उगी है कुछ इस तरीके से। तो इसमें जो है ये घास उगी है। अब देखिए, इसमें 18 गायों को चरने के लिए घास है। तो 18 गायें जो हैं इस घास को चर सकती हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर की है। प्रत्येक भुजा का मतलब होता है कि जैसे ए से लेके बी तक ये 30 मीटर है, फिर बी से लेके सी तक ये भी 30 मीटर है, सी से लेके डी तक ये भी 30 मीटर है और डी से लेके ए तक ये भी 30 मीटर ही है, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। और एक बड़ा विकर्ण जो कि इन्होंने दिया है वो है 48 मीटर। तो यहाँ पे बड़ा विकर्ण आप चाहो तो इस तरीके से खींच सकते हो, या फिर आप विकर्ण तो दो बन सकते हैं ना इसमें, ये भी खींच सकते हो, ये भी खींच सकते हो। दोनों विकर्ण में से कोई भी आप एक बड़ा विकर्ण चुन सकते हो। तो मैं ये वाला चुन रहा हूँ ए सी। ठीक है, तो ये एक बड़ा विकर्ण होगा, तो मैं खींच लेता हूँ। ये देखिए, और ये घास के मैदान के बीचों बीच से गया है और ये 48 मीटर है। तो ये क्वेश्चन के में जो चीज़ें दी हैं ना उसी हिसाब से ये बन रहा है। अब प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। प्रत्येक मतलब हर एक गाय। टोटल कितनी गाय हैं? 18। 18 गायों को चरने के लिए ये पूरी घास है। तो हम क्या करेंगे, पूरे खेत का जो समचतुर्भुज के आकार का पूरा जो घास का खेत है ना, इसका क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए पहले बेसिक से समझिए। पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया तो वो 18 गायों को चरने के लिए है। 18 गायों को चरने के लिए पूरा क्षेत्रफल निकाला हमने।
ये क्वेश्चन में दिया है कि जो पूरा क्षेत्रफल है वो 18 गायों को चरने के लिए है। तो 18 यहाँ पे गुणा में लिखे हैं, ये बटे में ले आएंगे। तो अगर 18 यहाँ से चले जाएंगे और यहाँ पे बटे में आ जाएंगे तो यहाँ पे गायों बस लिखा रह जाएगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक तो माना जाता है। तो एक गाय को चरने के लिए पूरा क्षेत्रफल बटे 18 कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि पूरा क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए पहले। तो अब हमारा टारगेट है कि घास के खेत का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन घास का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के आकार का है, तो उसका पूरा क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। आप क्या करिए, यहाँ से एक लंब खींचिए, यानी कि आधा विकर्ण खींच रहे हैं हम लोग। तो इस शीर्ष से इस विकर्ण पर एक लंब डालेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कोई भी शीर्ष से यदि हम लंब डालते हैं तो 48 को वो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगा। यानी कि 24 इस तरफ हो जाएगा, 24 इस तरफ। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। अगर हम इस तरीके से एक लंब डाल देंगे, असल में ये विकर्ण ही होता है लेकिन आधा विकर्ण लंब कहलाएगा। तो ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से हमने कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये 90 डिग्री बनाया, तो ये डी, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। तो डी ओ सी, डी ओ सी, यहाँ पे इस नाम को थोड़ा और डार्क कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं नाम। तो डी ओ सी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और डी ओ ए ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में यदि हमें, ये देखिए, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो ये जो त्रिभुज है डी ए सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिलेगा आधार गुणित ऊंचाई। इसी तरीके से अगर ये जितना होगा, इसका मान हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज लगा के, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, है ना। तो इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं इसको सिस्टमेटिक करवाऊंगा। चलिए अब देखते हैं इसको आगे। सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कोई ए बी सी डी तो नहीं दिया गया था, लेकिन हमने ए बी सी डी माना है। तो हम लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज आकार का घास का खेत है। तो यही हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। और जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो ये भी लिख लेते हैं। जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन देख के ही लिखना है। अब देखिए, 18 गायों को इसमें चरना है, तो इसमें लिखेंगे 18 गायें इसमें चर सकती हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब हमें पूरे घास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये देखिए, ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या किया है, ये जो विकर्ण है ना AC, इस पर हमने लंब खींचा है DO। तो हम लिखेंगे विकर्ण AC, तो DO जो है वो लंब खींचा हमने किस पर, विकर्ण AC पर। तो विकर्ण AC खींचा, ये हमें सबसे पहला काम करना है। तो इससे क्या होगा, हम अब समकोण त्रिभुज DOC की मदद लेंगे और DO का मान फटाफट ज्ञात करेंगे। क्यों हमें DO का मान क्यों चाहिए? क्योंकि अगर हमारे पास DO का मान होगा तो हम आधार गुणित ऊंचाई लगा देंगे सूत्र। तो ये जो त्रिभुज है ना DCA, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा DCA, है ना। और जितना DCA का क्षेत्रफल होगा उतना ही ABC का होगा, क्योंकि 30 30 48 यहाँ पे भी है ना। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि अगर हम सबसे पहले लंब नहीं खींचते, विकर्ण AC पर यदि हम लंब नहीं खींचते, तो हमें ऊंचाई पता नहीं चलती त्रिभुज DAC की, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, बड़े विकर्ण पर एक लंब खींचोगे तो आधार गुणित ऊंचाई आपको मिल जाएगी। लेकिन DO का मान तो नहीं है पता, लंब तो खींच लिया लेकिन इसका मान कैसे निकालोगे? तो इसका मान बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही तुमने लंब खींचा तो एक लंब 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री, तो इस तरफ भी एक समकोण त्रिभुज बना और इस तरफ भी एक समकोण त्रिभुज बना। तो कोई सा भी ले सकते हो। ये 48 था पूरा बड़ा विकर्ण, तो ये दो भागों में विभाजित हो गया। OC हो गया 12, 48 का आधा कितना होता है 24। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर या मीटर।
और ये भी कितना हो गया 24 मीटर। 24 24 48 टोटल था, लेकिन जैसे ही ये लंब ढला तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे ही आप लंब खींचोगे तो आपको लिखना है कि ए ओ बराबर ओ सी, दोनों बराबर हो गए और दोनों कितने कितने के हो गए 24 24 मीटर के। तो आपको ये लिख लेना है कि दोनों 24 24 मीटर के हो गए। अब लिखना है आपको समकोण त्रिभुज DOC में, तो लिखोगे समकोण त्रिभुज DOC में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहला, समकोण के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, ये लंब और आधार होंगी। तो आपको समकोण त्रिभुज क्या कहता है, इसको सीधा रख लीजिए ऐसा, अगर थोड़ा और ना आ रहा समझ में तो ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण, ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो क्या होगा 30 का वर्ग बराबर DO का वर्ग प्लस OC का, या फिर कर्ण का वर्ग बराबर, तो थोड़ा सा हिंदी में लिख लेंगे पहले। ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब बताइए कर्ण क्या है 30, तो यहाँ पे कर्ण की जगह पर आप लिखोगे 30 का वर्ग, फिर बराबर के नीचे बराबर। लंब क्या है, लंब तो ज्ञात करना है, DO ऊंचाई है ये, तो DO ज्यों का त्यों लिख दिया, फिर प्लस आधार कितना है, ये देखिए आधार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो 24, क्योंकि पूरा कितना था 48, लंबा डला तो 24 24 हो गया। तो OC कितना है 24, तो 24 का क्या कर दोगे वर्ग। अब देखिए 30 का वर्ग कितना होता है, तो 30 का वर्ग निकालने के लिए खास ट्रिक है। देखिए 30 गुणित 30, 30 के ऊपर 2 की घात है, मतलब 30 गुणित 3, पहले संख्या का कर लो, 3 तिरका 9 और एक जीरो और एक जीरो, कितने जीरो 2 जीरो, तो 900 आएगा। यहाँ पे आप लिख लेना 900 बराबर के नीचे बराबर। DO का तो मान निकालना है, तो D और O, DO का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 24 गुणित 24 कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये आएगा 96। फिर 2 का कर लो, नीचे कट्टस लगा लो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 6, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1 4 और 1 5, 576 आएगा। तो 24 का जो वर्ग है वो आएगा 576, आएगा कि नहीं। अब क्या कर लो 576 ये प्लस के हैं उस तरफ भेज दो, क्योंकि DO का मान निकालना है। तो 900 माइनस 576, क्योंकि प्लस के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा DO का स्क्वायर। अब 900 में से 576 घटाना है, तो 900 ऊपर लिख लो बड़ी संख्या, 576 नीचे लिख लो छोटी संख्या। शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 4। अब यहाँ पे 9 मानना पड़ेगा, तो 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 324। तो 324 यहाँ पे बचेगा, बराबर के नीचे बराबर और DO का स्क्वायर। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल, तो अंडर रूट 324 बराबर कितना आएगा DO। 324 18 का होता है, तो 18 का DO का मान कितना आ गया 18, तो यहाँ पे ये मिल गया 18। तो जब ये 18 है तो ये भी कितना होगा 18, ठीक है, ये भी कितना होगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे तब BO भी कितना होगा 18 मीटर, ये भी मीटर ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज सबसे पहले त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, DAC, इसलिए त्रिभुज DAC का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार
गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। अब देखिए त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल अकेला निकाल रहे हैं, और यदि आप चाहो तो पूरे चतुर्भुज का भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्लस ये तो इसी में कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद, रुक जाओ। 1/2 आधार कितना है, आधार पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बड़ा त्रिभुज है डी ए सी, तो इसका आधार तो यही होगा ना पूरा। तो आधार है 48 और ऊंचाई कितनी है 18। तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 18। अब इसको गुणा कर देते हैं, 9 8 72, 72 की 2 हासिल आ जाएगी 7, 9 चौके 36, 36 और 7 43। तो ये कितना आया 432। अब चूंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि भुजाएं मीटर में दी गई थी। अब इसी प्रकार ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसी प्रकार त्रिभुज जो ए बी सी है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है 48, क्योंकि इसको इस तरीके से यदि घुमा दोगे तो ये है ना ए बी सी त्रिभुज, तो इसका आधार तो सेम रहेगा, ऊंचाई 18 ये थी तो 18 ये रहेगी, तो ये भी कितनी है 18। आधार कितना है 48 गुणित 18, तो 48 गुणित 18 करोगे तो वही तो आएगा सेम 432। तो इसको भी आप बिना सॉल्व करे लिख देना 432, और कभी कभी तो यहीं 2 का गुणा कर देते हैं तो टोटल आ जाता था, लेकिन समझाने की दृष्टि से थोड़ा मैंने और डिटेल में कर दिया, क्योंकि एक समझना एक बार होता है, तो अच्छे से समझना जरूरी होता है। अब यदि हमें टोटल घास के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों त्रिभुजों को जोड़ना होगा, तो हम लिखेंगे, इसलिए घास के मैदान ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का एरिया और त्रिभुज ए बी सी का, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज। कौन सा है ये त्रिभुज देख लीजिए, डी ए सी, ये ऊपर वाला त्रिभुज डी ए सी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो घास के मैदान का टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों के बिल्कुल सेम क्षेत्रफल है, एक का है 432, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये 432 और ये भी 432, दोनों को जोड़ देते हैं तो 432 प्लस 432, और कोष्टक में यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, 2 और 2 4, 3 और 3 6 और 4 और 4 8, 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा घास के मैदान का कुल क्षेत्रफल। पूरा क्षेत्रफल घास के मैदान का कितना है 864 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें चरनी है 18 गाय, ये पूरा क्षेत्रफल 18 गायों के लिए है, तो हम लिखेंगे अतः 18 गायों को चरने के लिए क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर। 18 गायों को चरने के लिए, तो 18 गुणा में है तो नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल, तो क्या होगा 864/18 मीटर स्क्वायर। तो 18 से ये कैंसिल करेंगे, तो या तो आपके पास रास्ता है कि आप सबसे पहले 2 से करिए फिर और करते जाइए, या फिर 18 से ही डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो यदि 18 की आप दुनिया जानते हैं तो सिंपल भाग कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए 2 इनाम 18, 2 से कैंसिल हो गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आएगा 432/9। अब 9 की दुनिया तो आती ही होगी, तो बस अब भाग कर देना सिंपल, यहाँ पे देखिए 432 भागित 9,
तो 9 चौके 36, 9 पौने 45, ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 चौके 36। अब 13 में से 6 चले जाएंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे कैंसिल, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 9 8 72। ठीक है, तो 48 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 48 मीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि एक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर की जगह है। तो इतने में एक गाय चरेगी, तो 18 गाय कितने में चलेगी, 18 का गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा 864। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बड़े आसानी से। अब बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन क्वेश्चन अगर बेसिक से समझ लो ना तो कभी मत भूलोगे। ठीक है, कभी भी आप इसको भूल ही नहीं सकते कि किस तरीके से सॉल्व हुआ था। बस इसकी इसी आधार पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। तो ये देखिए, ये चित्र है। तो इसको अच्छे से कर लेना। और इसी तरीके की यदि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग सर्च करिए यूट्यूब पर। तो वहाँ से आप होम पेज से कक्षा 9वीं के 1 से लेके सभी वीडियोस यानी कंप्लीट मैथ्स आपको मिलेगी वहाँ पे, तो देख सकते हैं। थैंक यू।